बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का खौफ करें चची, ये जुल्म मत करें। मैं दुल्हन बनी थी जब चची ने मुझे अपने दोस्त के घर बंद कर दिया, क्योंकि मेरे होने वाले शोहर को चची की बेटी पसंद करती थी। सब में ये मशहूर कर दिया कि मैं भाग गई और फिर इज्जत बचाने की खातिर चची की बेटी की शादी हो गई। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो चचा ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। बाहर ही चची की बेटी और मेरा साबिका मंगेतर खड़ा था। जब मेरे साबिका मंगेतर ने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया, चची की बेटी परेशानी से उसे रोकने लगी, पर वो मुझे एक खाली मकान में ले आया। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ जब मैंने पहली बार उसे देखा। वक्त जैसे थम गया था। हॉल में रोशनियां झिलमिल कर रही थी, लोग बातों में मसरूफ थे, मगर मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं नहीं जानती थी कि यह नजर सिर्फ एक लम्हे की मुसर्रत होगी या एक तवील अजियत का आगाज। मेरी खाला की बेटी की मेहंदी थी और मैं हस्बे मामूल सबके दरमियान खामोश बैठी थी। अचानक वो दाखिल हुआ, सादा सा लिबास मगर अंदाज में खुद एतमादी। उसकी नजरें लोगों को तलाश करती हुई किसी मकाम पर रुक गई और फिर हमारे दरमियान वो पहला लम्हा हुआ, एक छोटा सा बेआवाज तसादुम। मैंने नजरें हटाना चाही, मगर जैसे आंखें किसी जादू में जकड़ गई थी। कौन है ये? मैंने अपनी सहेली रुबीना से पूछा, जो मेरे साथ बैठी थी। फतेह खाला का पड़ोसी है, बहुत सादा लड़का है, बस थोड़ा सा संजीदा। संजीदा? मैंने दिल में दोहराया। नहीं, ये कुछ और है। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी, जैसे जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। लेकिन फिर उसने हल्का सा मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट मेरे दिल में कहीं नक्श हो गई। तकरीब के दौरान कई बार हमारी नजरें मिली। वो झिझक कर नजरें झुका लेता और मैं भी बेख्तियार शर्मा जाती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं कोई जज्बात या ख्वाब देखने वाली लड़की नहीं थी, मगर उस दिन मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। शाम के वक्त जब लोग खाने में मसरूफ थे, मैं हॉल के एक गूशे में खड़ी थी। अचानक उसने आकर मुझे सलाम किया। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जल्दी से जवाब दिया। आप उज़्मा है ना? रुबीना ने बताया था। जी, मैं फतेह हूँ, बस वो आपसे कुछ कहना था। मैं खामोश रही। उसकी आवाज में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे अल्फाज से पहले दिल की हालत बयान हो रही हो। मैंने आपको पहली बार देखा और दिल ने अजीब एहसास दिया। शायद आपको मेरी बात बेवकूफ़ी लगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे जाने। मैं कुछ न बोली। मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। वो बिना इजाजत के मेरे दिल के करीब आ चुका था। आपसे इजाजत लूंगा और अगर आपकी मर्जी हुई तो मैं अपनी माँ को भेजूंगा। उसने नजरें झुकाई और आहिस्ता से चला गया। मेरे कदम वहीं जमे रहे। ये सब क्या था? मैं कोई फिल्मी कहानी की हीरोइन नहीं थी। मेरी जिंदगी तो बस माँ बाप की मर्जी, रिश्तेदारों की बातों और खामोशी में लिपटी हुई थी। लेकिन उस दिन एक दरवाजा खुला, अंदर कहीं बहुत गहराई में। अगले चंद दिनों में रुबीना के जरिए ही मुझे पता चला कि फतेह वाकई अपने घर वालों से बात कर रहा है। मेरी माँ को अंदाजा हो गया था कि कुछ है, लेकिन वो खामोश रही। वो हमेशा मेरी खामोशी को समझती थी और शायद मेरी आंखों का हाल भी। फतेह का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था, लेकिन वो बाइज्जत और शरीफ लोग थे। मेरे अब्बू को ये बात पसंद नहीं आई। हम अपनी बेटी किसी टूटे हुए घर में नहीं देते, ये उनके अल्फाज थे। उस दिन मैंने पहली बार एहतजाज किया, ना ऊंची आवाज में, ना जिद से, सिर्फ खामोशी से। अब्बू, फतेह अच्छा इंसान है। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मोहब्बत की बातें करने लगी हो, यही सिखाया था तुम्हारी माँ ने? मेरी माँ खामोश खड़ी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसका दिल मेरे साथ था। खुदा का वास्ता है अब्बू, सिर्फ एक बार उससे बात कर लें। मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हो? मैं खामोश हो गई। उसी रात मेरा रिश्ता दिलदार से तय कर दिया गया। एक रिश्ता जो मेरे नाम के साथ तो जोड़ दिया गया, लेकिन दिल से कभी नहीं। फतेह को जैसे खबर हो चुकी थी, उसने दोबारा राब्ता ही नहीं किया, न कोई पैगाम भेजा। लेकिन एक बार मेहंदी के बाद जब सब लोग हॉल से वापस जा रहे थे, वो दूर खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक चीख जो सिर्फ मैं सुन सकती थी। मैंने पलटकर खुद को बंद कर लिया। मेरे दिल के दरवाजे उस लम्हे के लिए बंद हो गए थे, मगर अंदर उसकी तस्वीर नक्श हो चुकी थी। उस रात नींद नहीं आई। मैंने अपने हाथों की मेहंदी देखी, हर नक्श में जैसा उसका नाम छुपा हुआ था। मैं जानती थी सुबह एक नया दिन होगा और मैं एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन दिल वहीं उसी लम्हे, उसी नजर में कैद रह जाएगा। खाला की बेटी की शादी खत्म होने के चंद दिन बाद जिंदगी जैसे मामूल पर आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक गैर मरई सी गांठ थी।
वो सब कुछ जो हुआ वो एक ख्वाब जैसा लगा, और फिर उसका अचानक खत्म हो जाना किसी डरावने ख्वाब की मानिंद था। माँ ने मेरी आंखों में छुपे सवालात को कई बार पढ़ने की कोशिश की, मगर खामोश रही। वो समझती थी लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। एक माँ का दुख उसकी बेटी के दुख से हमेशा हारा हुआ होता है। अगली सुबह अम्मा ने मुझे कॉलेज जाने की तैयारी का कहा। कई दिनों के बाद मैंने यूनिफॉर्म पहना, बाल बांधे और आईने में देखा। चेहरा वही था लेकिन आंखें अजनबी लग रही थी। कॉलेज पहुंची तो रुबीना गेट पर मिली। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे मगर जबान पर कोई लफ्ज नहीं। हम दोनों बिना कुछ कहे क्लासरूम में दाखिल हुई। लेक्चर शुरू हुआ मगर मेरा ध्यान कहीं और था। ब्लैक बोर्ड पर लिखी कई लाइनें जैसे मेरी आंखों से टकराकर वापस पलट रही थी। अचानक एक लड़की की आवाज ने मुझे चौंका दिया। उस्मा, ये फतेह वही है जिसका नाम तुम्हारे साथ जोड़ा जा रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो हंसी, लेकिन उस हंसी में तंज छुपा हुआ था। अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम दोनों की बात चल रही थी और फिर तुम्हारे अब्बू ने इनकार कर दिया, है ना? रुबीना ने फौरन बीच में आकर कहा। बकवास बंद करो। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें झुकाई और अपनी कॉपी पर बेमायनी लकीरें खींचती रही। कॉलेज के बाद वापसी पर रुबीना ने रिक्शे में बैठते हुए कहा, उस्मा, जो भी हुआ मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम खामोश क्यों हो? फतेह ने तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने कहा, शायद उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं दिलदार से मंसूब हो चुकी हूं। रुबीना खामोश हो गई। उसकी खामोशी में कई सवाल थे जो शायद वो खुद भी ना समझ पाई। घर वापस आई तो अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में सब्जियों की थैली थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे चचा आकर गए हैं, कह रहे थे दिलदार वालों को रुखसती की तारीख बतानी है। मैं कुछ नहीं बोली। कमरे में जाकर चुपचाप बैग रखा, दुपट्टा उतारा और बेड पर बैठ गई। मेरे अंदर जैसे कोई चल रहा है, कोई फैसला, कोई बेचैनी। उस रात मुझे ख्वाब में वही दिन याद आया जब फतेह ने कहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं मां को भेज दूंगा। उस ख्वाब में मेरा जवाब हाँ था, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो हकीकत सामने थी। अगली सुबह कॉलेज के बजाय घर पर ही रहना पड़ा। चेची की तबीयत खराब थी और अम्मा मुझे उनके घर ले गई। वहां उनकी बेटी सारा मौजूद थी जो दिलदार के साथ शादी की ख्वाहिश रखती थी। मुझे देखकर उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी शादी हो रही है दिलदार से, या फिर कोई और बंदोबस्त है? मैंने जवाब में कुछ न कहा, मगर चची ने अम्मा से कहा, बहन, इज्जत बचा ली आपने। फतेह जैसे लड़के तो कभी काबिल नहीं होते। रास्ते में अम्मा बहुत खामोश थी। मैं जानती थी उनका दिल जल रहा था, लेकिन वो औरत थी, शौहर के फैसले के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत न रखती थी। 2 दिन के बाद दिलदार अपनी माँ के साथ आया। रस्म के मुताबिक मिठाई लाई गई। उसने मुझे देखते ही कहा, आपसे एक बात करनी है, अकेले में। सब चौंके, मगर अब्बू ने कहा, जाओ, जो बात करनी है करो। हम सहन में खड़े थे। मैं जानता हूं तुम दिल से ये रिश्ता कबूल नहीं कर रही, दिलदार ने कहा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ खुश रहो, अपने दिल से। ये अजीब था, एक अजनबी इंसान मेरे जज्बात को समझ रहा था और जिसको मैंने चाहा वो खामोशी की चादर उड़कर जा चुका था। मैं कुछ कहने वाली थी कि अचानक गेट पर जोर की आवाज आई। फतेह था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और वह अब्बू से कह रहा था, मैं सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूं उस्मा से, फिर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। सबके कदम रुक गए। मेरा दिल धड़कने लगा। दिलदार खामोशी से पीछे हट गया। अब्बू ने कहा, जाती हो? मैंने हल्के से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंदर सबकी नजरें मेरी पुश्त पर थी। अब्बू की खामोशी, अम्मा की बेबसी और दिलदार की खुददारी, सब कुछ पीछे रह गया। गेट के पास फतेह खड़ा था। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मेहंदी की रात देखी थी, मगर आज कुछ और भी था। एक सवाल, एक फैसला, एक गुस्सा, एक जिद। हम गली के कोने तक खामोशी से चले। मैंने कुछ नहीं कहा, वो भी खामोश था। आखिरकार वो एक दीवार के पास रुक गया और बोला, उस्मा, मुझे सिर्फ सच जानना है। तुमने मुझे ठुकराया या तुम्हें मजबूर किया गया? मैंने निगाहें जमीन पर जमाए रखी थी। कुछ लम्हों के बाद मैंने आहिस्ता से कहा, जो तुम्हें नजर आया वही सच था। नहीं, वो बोला, यह जवाब तुम्हारा नहीं, किसी और का दिया हुआ है। मैंने आंख उठाकर देखा। वो पूरी शिद्दत से मुझे देख रहा था। फतेह, अब ये सब कहने का वक्त नहीं रहा। फैसला हो चुका है। मेरी जिंदगी अब किसी और सिमत में चल रही है। तो क्या वो सिमत तुम्हारी मर्जी से है? उसने पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं वापस मुड़ गई और गेट के अंदर दाखिल हो गई। अगले दिन घर में अजीब सा माहौल था। दिलदार की माँ, जो गल खुशी से हंस रही थी, आज खामोश बैठी थी। अम्मा ने बताया, फतेह की आमद ने सब कुछ झंझोड़ दिया है।
शाम को चची घर आई। वो खास तौर पर अब्बू से मिलने आई थी। भाईजान, कल रात मोहल्ले में बहुत बातें हुई। सब पूछ रहे हैं ये लड़का उज़्मा के पीछे क्यों आया। आपकी इज्जत का क्या होगा अगर लोग यही सोचते रहे कि उज़्मा और उसका कोई चक्कर था। अब्बू गुस्से से बोले, यही तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए रिश्ता पक्का किया। चची ने हामी भरी। ठीक कह रहे हैं आप, अब बात को मजीद ना फैलने दें। बात यहाँ ख़त्म ना हुई। अगले दिन फतेह के घर वालों ने अम्मा के ज़रिए पैगाम भेजा कि वो रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। अम्मा ने अब्बू से बात की, मगर उनका जवाब वही था, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी रात अब्बू के दोस्त खालिद साहब का फ़ोन आया। वो किसी और लड़के का रिश्ता लेकर आना चाहते थे। अब्बू ने फ़ौरन हाँ कर दी। हालांकि दिलदार से बात तकरीबन तय हो चुकी थी। मैं हैरान रह गई। अम्मा ने बाद में बताया, अब्बू को लगता है दिलदार के दिल में शक पैदा हो गया है। वो अब नया रिश्ता देख रहे हैं ताकि फतेह का मामला मुकम्मल दफन हो जाए। इस फैसले ने अम्मा को भी परेशान कर दिया। ये कैसा इंसाफ है, लड़की का फैसला पूछा ही नहीं जा रहा। अगले दिन अम्मा को बाजार ले गई। कपड़े खरीदने थे। एक दुकान पर दिलदार मिला। उसकी आंखों में शक और तंज का अजीब सा इंतजाज था। अब तो दिल मुतमईन है, उसने हंसते हुए पूछा। आप किस बात की बात कर रहे हैं? वही जिसके लिए फतेह साहब आए थे। मैंने अम्मा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम वहां से निकल आए। रात को अम्मा ने अब्बू से कहा, यह रिश्ता भी खत्म कर दें। उज़्मा की इज्जत उनके साथ महफूज नहीं। अब्बू ने कहा, फिर क्या चाहती हो, फतेह को बुला लूं? नहीं, अम्मा ने कहा, उज़्मा को कुछ वक्त दे, फैसला उसे करने दे। यह सुनकर मैंने पहली बार अम्मा का माथा चूमा। शायद वो मेरी वाहिद पनाह थी। कुछ दिन के बाद मुझे एक अनोखा खत मौसूल हुआ। फतेह का खत। उसने लिखा था, उज़्मा, मैं तुम्हें इल्ज़ाम देने नहीं आया था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम सच के साथ जिंदा रहो, किसी मजबूरी के साथ नहीं। अगर तुमने दिल से किसी और को चुना है तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अब भी वही उज़्मा हो जो उस शाम खामोश खड़ी मेरी बात सुन रही थी, तो एक मौका और दे देना। मैं सिर्फ इज्जत से रिश्ता मांगने आया था। ना मिला तो चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा दुआओं में रखूंगा। मैंने खत को बार बार पढ़ा। हर लफ्ज जैसे दिल की दीवारों पर नक्श हो गया। मेरे पास वक्त कम था, लेकिन सवालात बहुत थे जो अब भी बाकी थे। और किस्त खत्म हुई, मगर दिल की कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। खत में लिखी सतरें मेरे जहन में बार बार गूंज रही थी। मैंने वो कागज अपने बैग में छुपा लिया और अम्मा से नजरें चुराकर कमरे में चली गई। जानती थी अगर अब्बू को पता चला कि फतेह ने मुझसे राब्ता किया है तो बात सिर्फ झगड़े पर खत्म नहीं होगी। वो इस बार कुछ और कर बैठेंगे। खामोशी मेरी आदत बन चुकी थी और अब खुद पर एतबार भी कम होता जा रहा था। अगले दिन सुबह अम्मा ने जल्दी जगा दिया। बोली, आज चची की बेटी सारा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम उनकी मदद कर लेना। मैं चुपचाप तैयार हो गई। चची का रवैया पिछले कुछ दिनों में बदला बदला लग रहा था। जहां पहले तंज होता था, अब हमदर्दी का लिबादा ओढ़ने की कोशिश हो रही थी। मैं जानती थी ये सब वक्ती है, क्योंकि मोहल्ले में जो कुछ फैल चुका था उसका बोझ सिर्फ मेरे कांधों पर नहीं बल्कि उनके घर की बेटी की इज्जत पर भी आ चुका था। सारा का रिश्ता एक पुलिस वाले के बेटे का आ रहा था। चची ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया था। मैं किचन में बर्तन सजा रही थी जब सारा आई और आहिस्ता से बोली, देखा, आखिर इज्जत वाले रिश्ते हमें ही मिलते हैं। तुम तो बस नाम खराब करने के लिए मशहूर हो गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा। सच हमेशा सुनने वाले का मोहताज नहीं होता। दोपहर में रिश्तेदारों के आने के बाद घर शोर से भर गया। सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। मुझे बार बार बुलाया जा रहा था कि मेहमानों को चाय पेश करूं। जब मैं एक ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो एक नज़र सारा के चेहरे पर पड़ी। वो खुद को शहजादी समझकर बैठी थी। अगले लम्हे मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस वाले के साथ उसका भाई भी आया था, जो किसी ज़माने में फतेह का करीबी दोस्त रहा था। उसने मुझे पहचान लिया और चची के कान में कुछ कहा। चची के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन मुझे किचन की तरफ ले गई और दरवाज़ा बंद करके बोली, कमरे में जाओ, जब तक ये लोग ना जाए बाहर ना आना। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने पहली बार चची से सवाल किया। तुम तो बदनाम हो चुकी हो। जिसका कोई किरदार नहीं होता उसे सवाल का हक भी नहीं होता। मैं कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किस जुर्म की सज़ा मुझे मुसलसल दी जा रही थी। शाम को अब्बू घर आए तो अम्मा ने बताया कि सारा का रिश्ता पक्का हो गया है। वो बहुत खुश थे। बोले, देखा, इज्जतदार लड़की का नसीब कैसा होता है। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की, मगर अब्बू ने बराह रास्त मुझसे कहा, और तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हारी शादी बाहर कहीं करवा दूंगा। यहां मजीद बातें नहीं सुननी।
मैंने सर झुका लिया। अगली सुबह अम्मा ने कहा, तैयारी रखना, हमें किसी के घर जाना है। किसके? मैंने सवाल किया। खालिद साहब के दोस्त हैं, उनका बेटा लाहौर में सरकारी नौकरी पर है, तुम्हें देखने आना चाहते हैं। मैंने कहा, क्या मेरे इनकार का कोई इख्तियार है? अम्मा ने आहिस्ता से कहा, अगर होता तो तुम आज यहाँ ना होती। दोपहर को हम खालिद साहब के घर गए। वहाँ 4-5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक खामोश बैठा लड़का बार बार मुझे घूर रहा था। अम्मा बार बार मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कह रही हो कि मुस्कुराओ, वरना बात बनने से पहले बिगड़ जाएगी। वापसी पर अम्मा ने आहिस्ता से कहा, लड़के की माँ को तुम पसंद आई हो, 2 दिन में जवाब आ जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, जवाब देना है तो मुझे भी सुन लेना चाहिए। अम्मा खामोश हो गई। उसी रात फतेह का एक और खत मिला। वो रुबीना के जरिए पहुंचाया गया था। इस बार वो मुख्तसर था। उस्मा, मैं दोबारा तुम्हें किसी फैसला कुन मकाम पर नहीं लाना चाहता। अगर तुम चुप हो तो मैं इसे हाँ समझ लूंगा, और अगर वाकई तुम्हें कुछ कहना है तो एक बार, सिर्फ एक बार छत पर आ जाना। इतवार की रात। तुम्हारी हाँ या ना सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। खत पढ़कर मेरे अंदर जैसे कुछ जलने लगा। मैंने खुद से वादा किया था कि अब कुछ नहीं सोचूंगी, मगर ये सब कुछ मेरी सोच के बगैर भी हो रहा था। इतवार की रात सब सो गए। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं छत पर गई। आसमान साफ था और हवा में हल्की सी नमी थी। सामने वाली छत पर फतेह खड़ा था। हमारी आंखें मिली। उसने कोई इशारा नहीं किया, बस खामोशी से बोला, अब तुम बोलो। मैंने बमुश्किल कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है फतेह। मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम पर थमी रही और तुम्हारे लिए रुक भी गई, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ वक्त है, इख्तियार नहीं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारे बगैर जीना सीख लूंगा उस्मा, लेकिन तुम अपने साथ झूठ मत जीना। फिर वो पलटा और छत से उतर गया। मैं वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन ने मेरे कदमों को जकड़ लिया हो। सुबह अम्मा ने बताया, वो लोग हाँ कह चुके हैं। रुखसती अगले महीने की 5 तारीख को तय है। और इस तरह एक और रिश्ता मेरी जिंदगी से बांध दिया गया, बगैर मेरी आवाज के, बगैर मेरे सवाल के, बगैर मेरी रजा के। रुखसती की तारीख करीब आ रही थी और हर रोज के साथ एक नया बंदोबस्त, नई तैयारी और नए चेहरे मेरे सामने आते। उस दिन खालिद साहब की बीवी खास तौर पर घर आई। वो अम्मी के साथ बैठी और बोली, दूल्हे के भाई ने लाहौर से खास सूट भेजा है, कहना वो दुल्हन को अपनी पसंद से पहनाएंगे। वैसे लड़के के वालिदैन बहुत खुश हैं। मैं किचन में चाय बना रही थी, मगर उनकी बातें साफ सुन रही थी। उनके अंदाज में जो फख्र था वो मुझे जख्म की तरह लगा, जैसे मेरे जज्बात, मेरी सोच सब बेवकत हो चुके हों। दोपहर में अम्मा ने कहा, जरा चची के घर हुआ, सारा की शादी के बाद का सामान अभी तक उधर ही रखा है। मैं उठी और चची के घर चली गई। दरवाज़ा खोला तो सारा खुद खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर मिली, हाँ उज़्मा, तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मैं खामोश रही। उसने मुझे अंदर बुलाया और एक पैकेट थमाया। ये मेरी शादी वाला दुपट्टा है, तुम्हारे लिए रखा था। मैंने हैरानी से देखा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, जैसे कोई अधूरा मजाक। पहन लेना रुखसती पर, मेरा नसीब तो अच्छा था, देखना तुम्हारा भी अच्छा निकले। मैंने शुक्रिया कहकर पैकेट लिया, मगर दिल में एक तलखी उतर गई। उस रात अम्मा मेरे पास आई, आहिस्ता से बोली, उज़्मा, दिल ना भी माने तो वक्त मान लेता है। हम औरतों की जिंदगी में कुछ चीज़ें मजबूरियां बनकर आती हैं, पर वही हमें जीने का हुनर सिखाती हैं। मैंने पूछा, अम्मी, अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो चौंक गई। बेटी, अगर आज तुमने इनकार किया तो कल तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये दुनिया हर औरत को दूसरा मौका नहीं देती। मैंने उनके हाथ पकड़े और सिर्फ इतना कहा, तो क्या हम अपनी मर्जी के बगैर भी खुश रह सकते हैं? अम्मी ने मेरी पेशानी चूमी, जब मां बनोगी तो समझ आ जाएगा। अगली सुबह निकाह का कार्ड छपने के लिए गए। अब्बू ने कहा, किसी को दावतनामा देना है तो अभी बता दो, बाद में शिकायत ना करना। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। सहेलियां मुझे तोहफे दे रही थी। कुछ ने मजाक भी किया, उज़्मा, अब हमें भूल ना जाना, शौहर की मसरूफ जिंदगी में कहाँ वक्त मिलता है। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सबके तोहफे कबूल किए, पर आखिरी लम्हे जब रुबीना मुझे एक छोटा सा डब्बा देकर बोली, यह आखिरी तोहफा, वो जो तुम्हें देना चाहता था मगर दे ना सका, तो मेरा हाथ कांप गया। डब्बे में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर सिर्फ हुर्फ लिखा था, फे। मैंने लॉकेट को बंद करके अपनी जेब में रख लिया। वापसी पर रक्षा एक झटके से रुका। ड्राइवर बोला, आगे पुलिस चेकिंग हो रही है,
थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। वहां फतेह खड़ा था, एक बस की तरफ जाते हुए। उसने मुड़कर नहीं देखा, न कोई इशारा दिया, बस वो जा रहा था। मैंने दिल में कहा, जाओ, अब मेरे लिए सिर्फ रस्म रह गई है। अगली रात एक और वाकया हुआ। रात के 11 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अब्बू दरवाजे तक गए। मैं खिड़की से झांकने लगी। बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अब्बू को कुछ कहा और लिफाफा थमाकर चला गया। अब्बू लिफाफा लेकर ड्राइंग रूम में गए। थोड़ी देर के बाद अम्मा को आवाज दी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे, ये किसने भेजा है? निकाह से पहले ये क्या खेल हो रहा है? अम्मा ने घबरा कर कहा, मुझे क्या पता, खोला है, क्या है इसमें? तस्वीरें हैं, उज़्मा और वो लड़का फतेह कॉलेज के बाहर साथ बैठे हैं। ये किसने खींची है? अम्मा ने कहा, ये किसी की साजिश है, मोहल्ले वाले या वही चची, कुछ भी हो सकता है। मैं हक्का बक्का रह गई। वो तस्वीरें कब, कैसे? मैंने तो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं जानती थी कि हमारी बातचीत कभी पब्लिक नहीं हुई थी, कोई तस्वीर मुमकिन ही नहीं थी। अब्बू ने गुस्से में दरवाज़ा बंद किया और कहा, अगर ये तस्वीरें लड़के वालों तक पहुंच गई तो? अम्मा ने कहा, हमें जल्दी सच का पता करना होगा। कल सुबह खालिद भाई से बात करें। अगले दिन अब्बू खालिद साहब के घर गए। वापसी पर उनका चेहरा सख्त था। लड़के वालों ने कहा है कि अगर हमारी बेटी पर किसी भी किस्म की बात फैली तो निकाह मनसूख कर देंगे। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तस्वीरें झूठी हैं, किसी ने एडिट की होंगी। बेटी, सच और झूठ अब मायने नहीं रखता, सिर्फ नजर का धोखा बचा है। 2 दिन बाद बारात की तारीख तय हो गई। लाहौर से दुल्हा और उसके घर वाले पहुंचने वाले थे। शादी हॉल बुक हो चुका था। निकाह के दिन सुबह अम्मा ने मुझे तैयार होने के लिए पार्लर भेजा। सारा साथ गई। वहां पहुंचकर उसने कहा, दुल्हन बनने की खुशी है या बस एक और रस्म पूरी हो रही है? मैंने कहा, सच सुनना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो सुनो, जो दिल से बिछड़ चुका हो उसे जिस्म से जीता नहीं जा सकता। सारा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, फतेह अब कोई नहीं, अब सिर्फ शौहर है और उसका नाम याद रखना सीख लो। पार्लर से वापस आकर जब मैं तैयार हो चुकी थी तो कमरे में चची आई। माशाअल्लाह, आज तो तुम लग रही हो जैसे कोई फिल्मी दुल्हन हो, मैंने आहिस्ता से कहा। और फिल्म का हीरो कौन है? चची ने चौंक कर मुझे देखा। हम सब वही हैं जो हमें दुनिया के सामने बनना होता है। अब तुम दुल्हन हो और यही तुम्हारी पहचान है। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और मैं आईने के सामने बैठी रही। चेहरे पर मेकअप, हाथों में मेहंदी, लेकिन दिल में कुछ भी ना था। बाहर शोर था, बैंड बाजा, लोग मुबारकबाद दे रहे थे और मैं अंदर मुकम्मल खामोशी में डूबी बैठी थी। उस शादी की पहली तस्वीर कैमरे ने ली, मगर आखिरी तस्वीर मेरे दिल ने खींची। एक ऐसी तस्वीर जिसमें दुल्हन दिखाई दे रही थी, मगर उसके अंदर सिर्फ खालीपन था। मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल करवाया तो खवातीन ने खुशी में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। कुछ लम्हों के बाद हॉल में मुबारकबादें गूंजने लगीं। दुल्हा, जिसे सब सलमान भाई कह रहे थे, हॉल के कोने में कुछ करीबी दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने 2-3 बार मेरी तरफ देखा, मगर नजरें जल्दी हटा ली। उसके चेहरे पर उलझन नहीं, बस एक मोहतात अंदाज था, जैसे वो हर हरकत को तोल कर करने का आदी हो। रुखसती के वक्त अम्मा की आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, जो हो गया उसे पीछे छोड़ दे, अब जो सामने है उसे अपना बना ले। अब्बू ने मेरा माथा चूमा और पहली बार थपथपाते हुए कहा, हमने जो किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। गाड़ी में बैठते ही खामोशी छा गई। सलमान मेरे बराबर बैठा था, मगर बातचीत ना हुई। गाड़ी का सफर तवील लगा। लाहौर की तरफ जाने वाली सड़क पर रात के 2 बज रहे थे। रोशनियों की चमक, खाली सड़क और गाड़ी की हल्की हल्की आवाज, सब किसी फिल्म के सीन जैसे थे। लेकिन मैं कोई हीरोइन नहीं थी, बस एक खामोश किरदार थी जिसके मकालमे कट चुके थे। घर पहुंचकर सबने इस्तकबाल किया। दरवाजे पर रिवायती रस्में हुई। नंद ने रास्ता रोका, छोटे भाइयों ने जूते छुपाए और सास ने नमकीन पानी से मेरी नजरें उतारी। सब कुछ एक रस्म के मुताबिक था, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट तैयार किया हो। कमरे में दाखिल होने के बाद मैं बेड पर बैठी रही। कमरा सजा हुआ था, गुलाब की पत्तियां, खुशबू और एक ऐसी खामोशी जो हर चीज से भारी थी। थोड़ी देर के बाद सलमान आया। उसने दरवाजा बंद किया और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुम थकी हुई हो और मैं भी, बस एक बात करनी है, फिर तुम आराम करना। मैंने सर उठाया, चेहरा हल्का सा खिला, मगर नजरें अब भी झुकी हुई थी। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई,
लेकिन अभी रिश्ता हकीकत है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को वक्त दें, समझने का, मानने का। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या आपने वो तस्वीर देखी थी? देखी थी, लेकिन यकीन नहीं किया। मेरे लिए ये काफ़ी था कि तुमने निकाह कबूल किया। बाकी बातें वक्त के साथ साफ हो जाती हैं। मैंने थोड़ा सा सर हिलाया। और हाँ, ये लॉकेट। उसने मेज से एक छोटा सा डब्बा उठाया। किसी ने हमारी साइड टेबल पर रख दिया है। ये तुम्हारा है? मेरी सांस थम गई। मैंने लॉकेट देखा, वही फे वाला। वो कब और कैसे यहाँ पहुंचा, ये मेरे इल्म में नहीं था। नहीं, शायद किसी ने मजाक में रखा होगा। ठीक है, मैं दराज में रख देता हूं। अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारा है तो ले लेना। वो उठा और कमरे से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर लॉकेट को देखा, जैसे वो अब भी मुझे देख रहा हो। सुबह हुई तो सास ने दस्तरखान पर बुलाया। सलमान ऑफिस चला गया था। नन ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। खाने में क्या पसंद है? मैंने शाइस्तगी से जवाब दिया, जो बना लें सब अच्छा लगेगा। दिन गुजरते गए। शादी को 1 हफ्ता हुआ था, मगर सलमान और मेरे दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। वो ज़्यादातर ऑफिस में होता, शाम में आकर अखबार पढ़ता और रात को जल्दी सो जाता। मैं घर की खवातीन के साथ वक्त गुजारती, छोटे मोटे काम सीखती और कोशिश करती कि हर चीज़ में फिट हो जाऊं। एक दिन सलमान ने मुझे कहा, कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। ऑफिस की तरफ से एक दावत है, मेरा साथ चाहिए। मैंने पूछा, क्या पहनूं? जो दिल करे, लेकिन तुम्हें आरामदेह लगे। ज़बरदस्ती की तैयारी मत करना। अगले दिन हम इकट्ठे बाहर निकले। गाड़ी में बैठते हुए उसने मुझे बगौर देखा। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सा खला महसूस हुआ। दावत के बाद वापसी में घर में माहौल कदरे खुशगवार था। सास ने शाम की चाय मेरे साथ पी और पहली बार कुछ जाती सवालात किए। तुम्हें पकाना आता है या बस खाने की शौकीन हो? मैंने नरमी से जवाब दिया, अम्मी सिखाती थी, लेकिन शादी के बाद सब सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी बात है, यहाँ के तौर तरीके थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन तुम समझदार हो, संभाल लोगी। मैंने महज इस बात में सर हिलाया। शाम को सलमान आया तो उसकी तबीयत कुछ बोझल लग रही थी। तबीयत ठीक है? मैंने पूछा। ऑफिस में थोड़ा मसला चल रहा है, नई पोस्टिंग की बात हो रही है। कहाँ की पोस्टिंग है? मुल्तान। मैं चौंकी। हमें भी जाना पड़ेगा? अभी कुछ तय नहीं, लेकिन हो सकता है। अगली सुबह नाश्ते पर सास ने बात छेड़ी, अगर सलमान की पोस्टिंग हो जाए तो तुम दोनों चले जाओगे? जी, शायद यही बेहतर होगा। नई जगह, नया आगाज, ये सब बातें चल रही थी कि एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी लड़का आया, हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने मुझे देखते ही कहा, बाजी, ये आपके नाम है। मेरे भाई ने मुझे दिया था लाहौर छोड़ते वक्त। मेरा दिल जैसे रुक गया। सलमान बाहर था। मैंने फौरन लिफाफा लेकर दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आकर खोला। अंदर एक मुख्तसर सा नोट था। उज़्मा, ये आखिरी बार तुम्हें याद कर रहा हूँ। अगर कभी तुम्हें लगा कि जो कुछ हुआ वो सच के बरक्स था तो ये लॉकेट पहन लेना। अगर कभी अपने नाम को पुकारने का हक दो तो सिर्फ तब, वरना ये खत मेरी आखिरी याद है। साथ ही पुराना वाला लॉकेट था, फेक उंदा किए हुए। मैंने खत को बंद किया और दराज में रख दिया। वो लॉकेट मैंने नहीं पहना, लेकिन इस बार उसे वापस भी नहीं किया। ससुराल में छोटी खाला की तरफ से दावत आई। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि फतेह की खाला भी वहीं मौजूद थी। वो मुझे पहचान गई। कुछ देर के बाद चाय के दौरान उन्होंने कहा, अरे तुम तो वही हो ना, फतेह के कॉलेज से? बड़ी तारीफें करता था तुम्हारी। सास ने चौंक कर मुझे देखा। मैंने फौरन कहा, जी, क्लास फेलो थे, वहीं तक। बाद में सास ने मुझसे अलग से बात की, कुछ संभाल कर चला करो, बात निकलने में देर नहीं लगती। समझ रही हो ना? मैंने नरमी से कहा, जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अगले दिन सलमान ने खुद बात छेड़ी, तुम्हें वो फतेह वाला लॉकेट मिला था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपको कैसे मालूम? रुबीना ने बताया था। आपने कुछ कहा नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन अब चाहता हूं कि तुम खुद फैसला करो। क्या वो लॉकेट तुम्हारे पास होना चाहिए? मैंने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, अब वो माजी का एक टुकड़ा है जो कभी भी दिल दुखा देता है, लेकिन मैं उसे नहीं पहनती। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। उस गुफ्तगू के बाद पहली बार महसूस हुआ कि सलमान ने मुझे सिर्फ एक रिश्ता समझकर कबूल नहीं किया, बल्कि एक फ़र्द के तौर पर मेरी सच्चाइयों समेत कबूल कर रहा है। उस रात मैंने दरवाज़ा खोला, लॉकेट को देखा और उसे किताबों के पीछे रख दिया। वो यादें अब इतनी तेज़ नहीं रहीं जितनी किसी वक्त थी।
सुबह हुई तो सलमान ने बताया कि पोस्टिंग कंफर्म हो गई है, हमें 1 हफ्ते के अंदर मुल्तान मुंतकिल होना था। सास ने अश्क भरी निगाहों से मुझे गले लगाया। बेटी, तुमने घर संभाल लिया, अब नए सफर की दुआ है तुम्हारे साथ। मैंने कहा, दुआ दें, बाकी सब सीख ही लिया है। और यूं एक नया मरहला मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रहा था। एक शहर, एक उम्मीद और शायद एक मुकम्मल आगाज। बगैर किसी सायादार माजी के मुल्तान पहुंचते ही नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। 2 कमरों का क्वार्टर था जो सलमान को ऑफिस की तरफ से अलाट हुआ था। सादा सी गली, आसपास के लोग अजनबी मगर खुश अखलाक। सामान रखने और ज़रूरी चीज़ें तरतीब देने में 2 दिन लग गए। मोहल्ले में सलमान की 2 कुलीग्स पहले से ही रहती थी, जिन्होंने आने वाले हफ्तों में एक छोटी सी वेलकम दावत रखी। सलमान दफ्तर चला गया और मैं अकेली बैठी थी तो एक दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक उधेड़ उम्र खातून खड़ी थी। बेटी, हम सामने वाले घर में रहते हैं, तुम नई आई हो? जी, बस 2 दिन हुए। मैं खुर्शीद हूँ। कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक कहना। हमारी बेटी भी तुम्हारे जितनी है, लेकिन पढ़ने लाहौर गई है। खुर्शीद आंटी की आमद ने मुझे कदरे सुकून दिया। अगले दिन वो अपनी पड़ोसन के साथ दोबारा आई और मेरा तारुफ करीबी घरों से करवाया। दोपहर में जब सलमान वापस आया, मैंने उसे बताया, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लगे हैं, बस उनका मिजाज थोड़ा रिवायती है, गुफ्तगू नरमी से करना, हर बात दिल पर ले लेते हैं। तीसरे दिन शाम को खुर्शीद आंटी की बेटी हिना लाहौर से वापस आई। वो मेरे घर आई तो कहा, अम्मी ने बताया तुम लाहौर से हो। कौन से इलाके से? गुलबर्ग की तरफ से। ओ अच्छा, शायद हमने एक स्कूल में पढ़ा हो। मैं फतेह बॉयज़ कॉलेज के साथ वाक़ई गर्ल्स कॉलेज में थी। मेरे हलक से आवाज़ न निकली। उस जुमले में वो नाम था जिसे दफन किए महीने गुजर चुके थे। मैंने गड़बड़ाहट छुपाते हुए कहा, मैं गुलबर्ग गर्ल्स कॉलेज में थी। खैर, जो भी हो, तुम्हें खुश आमदीद। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। उसके जाने के बाद मैंने खुद से कहा, फतेह अब इस कहानी का हिस्सा नहीं रहा। अगली सुबह सलमान जल्दी निकल गया। दोपहर में मैंने कॉलेज जाने का इरादा किया ताकि किसी करीबी इदारे में तदरीस का मौका ढूंढ सकूं। प्रिंसिपल से बात की। उन्होंने कहा, हमें जुज़वक्ती उर्दू की उस्ताद दरकार है। अगर आप संभाल सकें तो अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू करें। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। घर आकर सलमान को बताया। वो मुस्कुराया। ये खुशी की खबर है। तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना वक्त का बोझ बढ़ जाता है। कॉलेज में मेरी तैनाती ने मुझे मसरूफ़ कर दिया। मैं बच्चों को पढ़ाती, दोपहर में लौटती और घर संभालती। इस मामूल ने ज़िंदगी में तरतीब पैदा की। कभी कभी हिना आ जाती, कभी खुर्शीद आंटी चाय पर बुला लेती। एक दिन कॉलेज में एक नया लेक्चरर आया, उम्र में मुझसे चंद साल बड़ा। उसने तारुफ के दौरान कहा, लाहौर से हूँ, फतेह कॉलेज में पढ़ाया भी है। फिर उसने एक दिन मुझसे पूछा, आप कभी फतेह को जानती थी? वो मेरा कज़न था। मैंने जवाब दिया, एक बार मिला था बस। वो बहुत खामोश इंसान था, लेकिन अपनी बात दिल तक पहुंचाना जानता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुल्तान में 6 महीने गुजर चुके थे। मेरे कॉलेज का मामूल कायम हो चुका था और सलमान भी अब नए माहौल में ढल चुका था। कॉलेज में नए तालीमी साल का आगाज़ पर प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि शहर के दूसरे कॉलेजेस के साथ मुश्तरका तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी ड्यूटी भी लगाई गई। ये प्रोग्राम शहर से बाहर एक तालीमी मरकज़ में होना था, जहाँ 2 दिन के क़याम और ताहम की सहूलत मौजूद थी। मैंने सलमान को बताया, एक वर्कशॉप है, 2 दिन बाहर रहना होगा। सलमान ने पल भर सोच कर कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा हक है, बस मोहतात रहना। वर्कशॉप के दिन मैं कॉलेज के 2 दीगर असातिज़ा के साथ रवाना हुई। जगह सादा मगर पुरसुकून थी। मुख्तलिफ इदारों से आए असातिज़ा से मुलाकात हुई। उनमें एक खातून महविश लाहौर के कॉलेज से आई थी। वो बहुत बातूनी थी और जल्दी हम दोनों में बेतकल्लुफ़ी हो गई। महविश ने तारुफ के दौरान कहा, मैं गुलबर्ग वुमेन कॉलेज में पढ़ाती हूँ, वहीं जहाँ पहले फतेह पढ़ता था। तुमने उसका नाम सुना है? मेरे दिल में हल्की सी गड़गड़ाहट हुई, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। हाँ, वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट रहा है। कुछ सुना था उसके बारे में। अफसोस की बात है ना, वो ज़िंदगी से हार गया। कुछ लोग दिल से लड़ नहीं पाते। हाँ, शायद। वर्कशॉप के सेशंस काफ़ी फ़ायदेमंद थे। हमने तदरीस के नए तरीके सीखे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ग्रुप डिस्कशंस किए। उन दिनों में मेरा जहन मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ रहा, लेकिन महविश बार बार माजी को छेड़ती रहती। एक शाम उसने कहा, सुना है फतेह के आखिरी दिनों में वो बहुत खामोश हो गया था। शायद किसी मोहब्बत का असर था। मैंने बात का रुख मोड़ दिया। चाय पियोगी? अभी बनाती हूँ।
वापस आने के बाद मैं थकी हुई थी, लेकिन सुकून था कि वक्त अपने अंदाज में मुझे बदल रहा है। सलमान ने दरवाज़ा खोला। काफ़ी थकी हुई लग रही हो, कुछ खा लो, मैंने खाना बनवा लिया है। खाने के बाद हम बैठे तो उसने पूछा, क्या सीखा इन 2 दिनों में? मैंने मुस्कुराकर कहा, नए सबक भी और पुरानी बातों से बचने का फन भी। सलमान ने गौर से देखा, फिर बात बदल दी। उस हफ्ते कॉलेज में एक नया पुरजोश प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जहां तालिबात अपनी कहानियां लिखकर सुनाती थी। एक लड़की ने कहा, मैडम, मैं अपनी बहन की कहानी लिखना चाहती हूँ, जिसे उसके घर वालों ने उस लड़के से दूर किया जिससे वो शादी करना चाहती थी। मैंने उसे गौर से देखा। कहानी में सच होगा? जी, लेकिन थोड़ा सा संवार दूंगी ताकि पहचान ना हो। सच कभी चेहरे नहीं छुपाता, सिर्फ आवाज़ें बदल देता है। लिखो, बेखौफ होकर। उस रोज़ मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया। एक खातून आई हैं, अपने बेटे के रिश्ते के लिए तुमसे बात करना चाहती हैं। मैं चौंक गई। मेरा निकाह हो चुका है? जी, उन्हें नहीं मालूम था, बस तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया ताकि तुम्हें बाद में सुनना ना पड़े। घर वापस आकर मैंने सलमान को बताया, आज कॉलेज में एक खातून रिश्ता लेकर आई थी। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने क्या कहा? कि मैं पहले से किसी की हूँ। और क्या तुम वाकई हो? मैंने कहा था ना, वक्त आने दो। उस रात फ़ोन पर अम्मा से बात हुई। उन्होंने पूछा, कब आओगी लाहौर? छुट्टियाँ आने वाली हैं, तब आएंगे। अब्बू भी पूछते रहते हैं, कहते हैं उज़्मा बदल गई है। अम्मी, शायद वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। अगली सुबह खुर्शीद आंटी आई। हाथ में एक दावतनामा था। इतवार को हिना की मंगनी है, ज़रूर आना। मंगनी की तकरीब छोटी थी, मगर करीबी लोग मौजूद थे। वहां पहुंचकर पता चला कि हिना के मंगेतर फैसल लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तारुफ हुआ तो उन्होंने कहा, आप वही उज़्मा है ना, फतेह की क्लास फेलो? मेरी सांस रुकी, लेकिन चेहरे पर सुकून रखा। जी, बरसों पहले की बात है। फैसल ने मजीद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रों में सवाल था। तकरीब के दौरान हिना मेरे पास आकर बोली, फैसल ने तुम्हें पहचान लिया। वो कभी फतेह का रफ़ीक था। पहचान तो सब लेते हैं, लेकिन साथ देने वाले कम होते हैं। एक हफ्ते तक मामूल बरकरार रहा। फिर एक शाम सलमान ने कहा, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, वो लाहौर जा रहा है, चाहता है कि हम भी उसके साथ चलें कुछ दिन के लिए। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मी भी बार बार बुला रही थी, चलते हैं। लाहौर पहुंचे तो अम्मा ने गले लगाकर कहा, मेरी बेटी पहले से ज़्यादा समझदार हो गई है। अब्बू भी खुश थे, लेकिन उनका अंदाज अब भी वही संजीदा था। शाम को मैं सहन में बैठी थी जब दरवाजे पर एक नौजवान आया। खाला जान, मैं रुबीना का भाई हूँ, वो कराची गई हुई है, आपके लिए पैकेट छोड़ गई थी। मैंने पैकेट खोला। अंदर एक पुराना नोट, एक तस्वीरी किट और एक बंद लिफाफा था। नोट पर लिखा था, उज़्मा, ये वो सब कुछ है जो तुम्हें सालों पहले मालूम होना चाहिए था, मगर मैं डर गई। आज दे रही हूँ क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है। रुबीना। लिफाफे में फतेह की वो डायरी थी जिसमें उसने मेरे बारे में लिखा था। तस्वीरी किट में वही तस्वीरें थी जिनकी बुनियाद पर मेरे खिलाफ बातें फैली। मैंने सलमान को सब कुछ दिखाया। उसने खामोशी से सब पढ़ा, फिर कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया था और तुमने अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया। अब आप जानते हैं कि मैं क्यों खामोश थी। हाँ, और अब मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, एक मुकम्मल इंसान हो। मैंने कहा, यही सच था जो तुम सुनना चाहते थे, और अब जब तुमने सुना दिया है तो ये रिश्ता सिर्फ निकाह नहीं, एतमाद बन गया है। और उस रात बरसों से मेरे दिल में दबी हुई बात मेरी ज़बान पर आ गई। पहली बार लगा कि मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही। पहली बार लगा कि मैंने वाकई जीत लिया है, खुद को भी और उसे भी। लाहौर से वापसी पर सफ़र खामोश रहा, लेकिन दिल में एक वाज़ेह सुकून था। मैंने सब कह दिया था, वो सब जो बरसों से अंदर दफन था। सलमान ने जो सुनना था वो सुना, और जो मानना था वो माना। अब हमारे दरमियान कोई सवाल बाकी न था। मुल्तान पहुंचकर मामूल बहाल हुआ, लेकिन कुछ तब्दीलियों के आसार जाहिर होना शुरू हो गए थे। कॉलेज से इत्तला मिली कि नया एजुकेशन ऑफिसर आ रहा है और इदारे में उसकी जानिब से इस्लाही मुआयना होगा। प्रिंसिपल ने सबको ताकीद की कि फाइलें मुकम्मल रखी जाए, असबाक की प्लानिंग और रिकॉर्ड साफ हो। मैंने अपना सारा मवाद तरतीब दिया, लेकिन दिल में तजस्सुस ज़रूर था कि यह नया ऑफिसर कैसा होगा। अगले हफ्ते ऑफिस में जब मुआयना शुरू हुआ तो हम सबको एक एक करके बुलाया गया। मेरा नाम पुकारा गया। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ऑफिसर पहले से मौजूद था। मैंने सर झुकाकर सलाम किया। उसने फाइलें ली और खामोशी से चंद सफ़ात पलटे। आप उज़्मा हैं? जी।
उर्दू लेक्चरर। आपका नाम बहुत सुन रखा है, ख़ास तौर पर पिछले प्रोग्राम की तकरीर के हवाले से। शुक्रिया। वो सब तालिबात की हौसला अफजाई के लिए था। अच्छी बात है। आपकी फ़ाइल मुकम्मल है, लेकिन ये फॉर्म नंबर 19 गायब है। शायद गलती से रह गया हो। मैं कल तक मुकम्मल कर दूंगी। ठीक है। ये कहकर वो दोबारा फाइल देखने लगा। मैंने इजाज़त मांगी और बाहर आ गई। ये मुलाकात रस्मी थी, मगर मेरी तबीयत दिन भर बोझल रही। रात को सलमान ने पूछा, क्या हुआ, खैरियत है? नया ऑफिसर आया है, काफ़ी उसूल पसंद लगता है, ज़रा सी कमी भी बर्दाश्त नहीं करता। चलो, यही तो अच्छा है, इस्लाह होगी। अगले दिन कॉलेज में वही ऑफिसर स्टाफ रूम में आया। इस बार उसके हाथ में चाय का कप था और वो सबसे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। आप लोगों का माहौल अच्छा है, लेकिन इंतज़ामी सतह पर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। मैंने कहा, उस्ताद अपनी जगह मजबूत हो तो इदारा खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। उसने मेरी बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया। आप सिर्फ उर्दू की उस्ताद नहीं, शायद ज़िंदगी की भी हैं। उस दिन कॉलेज में एक नोटिस चिपका हुआ, सालाना मुशायरे का ऐलान। प्रिंसिपल ने सबको हुक्म दिया कि हर लेक्चरर कम से कम एक तालिबा को तैयार करे। मेरी शागिर्द हाजरा बहुत अच्छी लिखती थी। मैंने उसे मुंतखब किया और उसकी नज़म में तराश खराश शुरू की। हाजरा ने एक दिन कहा, मैडम, आपकी हिम्मत ने मुझे लिखना सिखाया। कभी कभी सोचती हूँ कि आप खुद भी अपनी कहानी लिखें। कभी कभी कहानियाँ ज़बान से नहीं, रवैयों से लिखी जाती हैं। मुशायरा हुआ। हाजरा की नज़म ने सबको मुतासिर किया। बाद में वही एजुकेशन ऑफिसर मेरे पास आया और बोला, आपकी शागिर्द ने लाजवाब नज़म पढ़ी, आपने उसे बहुत कुछ सिखाया है। शुक्रिया, लेकिन असल सीखना तो खुद ही को पहचानना होता है, और वो पहचान आप में है, नज़र आती है। मैंने शुक्रिया अदा किया। इस बार उसकी आंखों में अजीब सा सवाल महसूस किया। कुछ दिन के बाद कॉलेज से वापस आकर मैंने सलमान को बताया, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तालिबात की तख्लीकी लिखाई के लिए, और मुझे उसकी सरबराही दी गई है। सलमान ने कहा, तुम्हें ऐसे कामों में खुशी मिलती है? देख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि यहाँ मेरी मर्जी शामिल होती है। शाम को फ़ोन आया। हिना ने बताया कि वो अगले महीने शादी के बाद अमेरिका जा रही है। मैंने कहा, सफ़र के लिए दुआ है, लेकिन तुम्हारी कमी महसूस होगी। तुम मेरे लिए हमेशा एक मिसाल रही हो। उस्मा, तुमने ज़िंदगी के साथ जंग जीती है। मैंने जवाब दिया, जंग तो वो थी जिसे कोई देख ना सका, सिर्फ मैं ही जानती थी। अगले हफ्ते कॉलेज में अलविदाई तकरीब हुई। मुझे बेहतरीन मौलिमा का अवार्ड दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर वही ऑफिसर स्टेज पर आया और सबके सामने कहा, जब इदारे में कोई उस्ताद ऐसा हो जो तालिब इल्म के दिल को छू ले, तो वो इदारा सिर्फ इमारत नहीं, एक चिराग बन जाता है। आज उस्मा साहिबा ने साबित किया कि एक उस्ताद सिर्फ किताबों का मोहताज नहीं होता, वो तजुर्बात का वारिस होता है। उसने तन्हाई में आकर कहा, आपकी कहानी जानने का इश्तियाक है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को बता सकूं कि साबित कदमी कैसी होती है। मैंने नरमी से जवाब दिया, शायद एक दिन मैं अपनी कहानी लिखूं और आपको पहला नुस्खा दूं। रात को सलमान ने वो अवार्ड देखा। तुम्हें ये बहुत पहले मिलना चाहिए था, अब मिला है तो शायद वक्त भी ठीक था। अब तो तुम्हारी कहानी सुनाने का वक्त भी आ गया है। हाँ, अब शायद मैं वो सब लिख सकूं जो कभी मेरे खिलाफ लिखा गया। सलमान ने कहा, जो औरत अपनी सच्चाई पर कायम रहे उसकी जीत हमेशा बड़ी होती है। और उस रात मैंने डायरी खोली, पहली सतर लिखी, मैं वो हूं जिसे सबने खामोश समझा, मगर मेरी हर खामोशी एक मुकम्मल कहानी थी। ये सतर सिर्फ एक कहानी का आगाज नहीं था, ये मेरी जिंदगी का एतराफ था। और मैंने लिखना शुरू कर दिया, खुद को, उस फतेह को जो मैंने अपने अंदर हासिल की थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।